हाँ जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, शुरू करें अपना गेम। चलो जी। कल तक का जो ये वाली, इसमें ये क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन भी आ गया कि डाई हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में बना रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज कर रहे हो, क्यों यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? कारण आपको पता चल गया, H2SO4 इटसेल्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग है। तो H2SO4 हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके, ठीक है ना। What is the role of electrolyte in the process of electrolysis of water? कंडक्शन बढ़ाता है अपना। तो बेचारा वाटर अकेला अकेला एक पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इटसेल्फ इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट। और जो इशमीत ने क्वेश्चन कहा था ना, उसका आंसर भी हाफ ही आ रहा है। मतलब जो आप दे रहे हो ना उसमें, इशमीत है इस दुनिया में, मैं क्लास की दुनिया में कह रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन आपके पास जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, तुम लोग कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो, ये वाला। क्योंकि आज हमारी एक न्यूमेरिकल में बात हुई थी ना कि कंसंट्रेशन तो इंटेंसिव यूनिट है। इंटेंसिव मतलब कंसंट्रेशन तो वैसी की वैसी रहनी है। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी लिखा। 11.2 इंटू मोलैरिटी की वैल्यू कितनी थी भाई और बहनों, यहाँ पे 2.5। 2.5 लिख दिया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जितनी भी आपके पास आ गई, ठीक है ना, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो भी आ गई आपके पास, फिर आपने कहा जी 1 ml से इतना मिलीलीटर हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन। और जो स्ट्रेंथ होगी उस 60 मिली से कितना आने वाला है, ये 60 मिलीलीटर दिया ना उसने। ठीक है, तो जो आंसर आपके आप ये आ रहा है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपने अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो बहुत बुरी बात है। 11.2 आपको ये होमवर्क दिया था, लेकिन आप निकम्मे लोग हो, आप में से किसी ने इसको सोल्व नहीं किया। 11.2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर विल गिव द 28 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। और अगर 60 मिलीलीटर लेके चल रहा हूं, ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ गया भाई और बहनों, 1680। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, मैंने आप ही की बात को सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चन पे आया हूँ। ठीक है, तो हो सकता है बाकी बच्चों ने इसको किया ना हो तो बाकियों को प्रॉब्लम आई नहीं। वैसे बढ़िया तरीका होता है, प्रॉब्लम ना आए इससे अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो। प्रॉब्लम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका कि हम प्रॉब्लम के अंदर घुसे ही ना। वाह वाह, क्या बात। नहीं, ये तो ऐसे 3 क्वेश्चन कर लिया आज हमने कि आपको जब भी कभी मोलैरिटी दे रखी हो, उस मोलैरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लो। एक काम हो गया। अब आपको पता है 1 ml से जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उतना ऑक्सीजन आ रहा है, और 60 ml से, 200 ml से, 400 ml से कितना आएगा, खट 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 आंसर आ जाएगा। एक आज का लास्ट क्वेश्चन भी था ना जो हमने गलत किया था, और फिर उसका आंसर हमने 4m से निकाला था ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल कर। भूल गए। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। लो जी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब आप ज्यादा अमाउंट में कोई भी, ज्यादा अमाउंट में जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है, और थोड़ा इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए। ये आपको पहले भी बताया था। जब भी आपसे बोले ना मैन्युफैक्चरिंग, तो आप समझ जाया करो कि एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और प्रोडक्शन इसका हाई लेवल पे चाहता है। प्योरिटी से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, अभी प्योरिटी चाहे कम ही है। क्या मैं शुरू करूँ काम? अभिनव कहता है नो सर। ओहो, वेरी गुड।
मुझे लगा कह रहा नो सर आज आराम करो आप, हम भी आराम करते हैं। चलो अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हाँ बात भी तेरी ठीक है। वैसे तो जिस जो थार का तूने फोटो लगा रखा है वो किसकी है थार वो? थार, तूने थार पे बाहर ड्राइवर सीट पे बाहर निकला हुआ है तो आधा आ रहा था अंदर है, वो थार किसकी है? एचपी का नंबर है उसका। वही तो पूछ रहा हूँ मैंने, अपना तू टेंशन ले गया। मतलब तू उसमें ड्राइवर सीट पे क्यों नहीं बैठा, तू बाहर लटका हुआ है उसके अंदर, ये गलत बात नहीं है? अच्छा देते नहीं चलाने के, तो अंडर एज है, तूने चलाई क्यों? तो 4x4 लगानी नहीं तेरे को वैसे भी, तू तो 4-5 लोगों के ऊपर से निकाल के लेके आता। वेरी गुड। लो जी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है इसका ऑक्सीडेशन, जिसको लेन प्रोसेस बोलते हैं ना। तो यहाँ मैं लेन प्रोसेस लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा 20 मिनट ध्यान से सुन लो, फिर आप चैप्टर की एंडिंग की तरफ अपने आप ही चले जाओगे। लेन प्रोसेस, लेन प्रोसेस में आप यूज क्या कर रहे हो, जो सबस्टांस यूज कर रहे हो वो है आयरन आपके पास। क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यूज्ड मेटल। यूज्ड मेटल आपके पास आयरन है, और ये ऑलरेडी तुम लिख चुके हो। आज मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था जिसके दो आंसर बन रहे थे ना, एक निकल था एक आयरन था, याद आ रहा है आपको? वहां स्टीम से रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, रिएक्शन विद किससे करवा रहे हो, स्टीम से करवा रहे हो, ये आपको याद ही आ जाएगा। ठीक है ना, निकम्मे कौन थे? आयरन एंड टिन, निकम्मे। क्लियर ना? तो आयरन का रिएक्शन स्टीम से करवाना पड़ता है, कारण क्या है उसका? रिएक्टिविटी कम है। तो अब इसके बीच में रिएक्शन क्या होगी वो भी लिख डालते हैं जी, आप समझदार हो सारे बच्चे। रिएक्शन किस फॉर्म में हो रही है, ये एफ लिखा, ये वोटर लिखा, ये आपके लिए आसान काम है। यहाँ आपने टेम्परेचर हाई, क्योंकि वैसे भी पानी अगर स्टीम फॉर्म में, टेम्परेचर तो मच हायर दे ही रखा है, अप्रोक्सीमेट 700-800 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है ना? ये Fe3O4 बनाएगा, इसके 4 देकर यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 देकर यहाँ लिख दो। बाकी बचा हुआ सारे के सारे हाइड्रोजन, इसको हाईलाइट कर दो। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, तो प्योरिटी मैटर नहीं कर रही है, यील्ड मैटर करती है। और इकोनॉमिकल मैटर करता है, यील्ड भी मैटर नहीं करती है। प्योरिटी तो कम आएगी आएगी, जब यील्ड कम आ रही है तो 1% 2%, बाकी तो क्या है, सारा के सारा इम्प्योरिटी है। चलिए, तो लिखा जी, हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बाय पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ स्टीम एंड वाटर गैस। वो सारी बातें इस रिएक्शन में आ गई हैं। उसमें सुपर हीटेड स्टीम, ये भी इसमें आ गया, यहाँ स्टीम लिख दो, बाकी लिख ही दिया था ऊपर, तो ज्यादा टाइम खराब करने की नीड है नहीं। और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो गैसिंग। तो मैं ये इसको ब्रैकेट में डालकर यहां लिख देता हूं गैसिंग, क्योंकि आप इधर मेटल यूज कर रहे हो, इधर स्टीम यूज कर रहे हो, इधर गैस बना रहे हो। ठीक है जी। अब अतः प्रॉब्लम क्या हो गई इस मेथड में, तो फिर आपसे लेकर चलो, एक याद आ रहा तुम्हें, हमने 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोल को 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोल में बदला, है ना? वो जो 2 इथाइल एंथ्रा क्विनोन था ना, उसको रिस्टोर किया हमने, वापस रिड्यूस करा के। तो वहां हमारा टारगेट होता है कि हम वेस्ट कुछ ना जाने दें, वही सेम है। तो यहां हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस एरो पे प्रोसेस लिख देना ऑक्सीडेशन, और फिर लिख देना रिस्टोरेशन ऑफ द आयरन। रिस्टोरेशन ऑफ द आयरन, रिस्टोरेशन ऑफ द आयरन, उसके लिए रिडक्शन करवाना पड़ेगा आयरन का, रिस्टोरेशन। तो बात को ना घुमाना मत, इजी से इजी बना डालना जब आपको समझ में आ रही हो बात। तो ये Fe3O4 है, इसको या तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हाइड्रोजन इज अगेन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, किसी में से भी कोई एक लेकर रिडक्शन प्रोसेस करवा सकता हूं। आयरन रिस्टोर हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन मोनो से कार्बन डाई प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 4 वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये आपने आयरन को रिस्टोर कर दिया। तो अब ये सारा पढ़ने की नीड नहीं है, सिंगल सिंगल लाइन हमने अपनी इजी टर्म में लिख ली है। अब इसको चाहे तो 10 बार बोल दो या एक बार बोल दो। लेन प्रोसेस में कर क्या रहे हो, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द स्टीम टू द Fe3O4 प्लस वाटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैसिंग, गैस प्रोड्यूस हो रही है। एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द आयरन इज डन बाय द रिडक्शन ऑफ Fe3O4। तो आपने Fe3O4 का हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड से, और हमारी मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी गुड,
रिड्यूसिंग, और हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही है, रिड्यूसिंग एजेंट है ही, यूज्ड मेटल आयरन है। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? स्टीम से। स्टीम से करवा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कैसा चल रहा है? वेरी हाई। अगर ये समझ में आ गया तो हम टाइम ना खराब करें इस पे। नाउ बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स इन द ऑन द कोक, तो इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं, BOSCH, बोश प्रोसेस। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुकना बेटा। एक दो बार ना पेपर में क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि अगर मुझे हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मैंने उसके लिए एक सिंपल सी लाइन बना दी, बोश इज बोस। बोश इज बोस मतलब अगर आपको लेन प्रोसेस मिलता हो और आपको अगर बोश प्रोसेस मिलता हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बढ़िया वाला मेथड है वो कौन सा मेथड माना जाता है? बोश प्रोसेस। तो मैंने वहां लाइन बना दी, बोश इज बोस मतलब बोश प्रोसेस से आप लोग हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लेवल पे और ज्यादा इकोनॉमिकली गेन कर सकते हो। बोश इज बोस, याद रखने का तरीका। समझ गए ना इस बात को, बाय द बोश इज बोस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पिछले मेथड से अच्छा मेथड माना जाता है। और पेपर में पूछा जाए कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन करना चाहते हैं विच मेथड इज गुड, तो आपको लेन दे रखा और बोश दे रखा हो तो बोश पे टिक मार के आ जाना। ठीक है जी। यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में, यहाँ आपके पास मीथेन जो कि गैस ही ऑलरेडी, यहाँ आपके पास कोई भी एक एल्केन। बच्चे एल्केन का फॉर्मूला तो जानते ही है, CnH2n+2। हाँ जी बोलो। मिट्टी मैंने लोड की है। हाँ जी, कार्बन सॉलिड है बच्चे, क्लियर है। रेड हॉट कोक लेना पड़ता है इसके अंदर ना, टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा है तो बाय डिफॉल्ट ही रेड हॉट कोक हो जाएगा, रेड हॉट कोक। ठीक है जी, रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक। टेम्परेचर अच्छा खासा लेके चल रहे हो तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ही आप लोग इसको मानोगे रेड हॉट कोक, क्लियर है। फिर हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर, क्लियर है, वाटर। और यहाँ हमारे पास फिर रिएक्शन हो रही है वाटर। बस वाटर किस फॉर्म में? जब इतना हाई टेम्परेचर होगा, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सारे समझदार हैं, समझ ही जाएंगे, स्टीम फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले वाले के अंदर टेम्परेचर 1000 डिग्री के आसपास है, क्लियर। दूसरे वाले में भी कॉपी पेस्ट, तीसरे वाले में भी कॉपी पेस्ट, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। तो हुआ क्या? कार्बन मोनो प्लस हाइड्रोजन, आज एक बच्चे से बात हो रही थी ना, क्वेश्चन आया था, तो भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? वाटर गैस, या फिर इसी को बोलते हैं सिन गैस। दो नाम चलते हैं इसके। सिन गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे ढेरों कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं, सिंथेसिस गैस। पेपर में क्वेश्चन पूछा था कॉम्पोजिशन ऑफ द सिंथेसिस गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। और इसी को आप बच्चे पुराने टाइम से जानते हो, वाटर गैस। अब एक प्रॉब्लम आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों न्यूट्रल है, इन दोनों का सेपरेशन बड़ा डिफिकल्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन दोनों न्यूट्रल है, इनका सेपरेशन बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए ना कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलकर हम पानी में घोल देंगे और हाइड्रोजन निकल आएगी बाहर। चलो अभी देखते हैं। इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड 3 हाइड्रोजन, ये वापस वाटर गैस बन गई। ये देखो ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। इधर से जितने कार्बन है वो, इधर से जितने ऑक्सीजन है तो इसको भी N लिख लो, CN, N नंबर ऑफ कार्बन, N नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो N नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लो, N नंबर ऑफ कार्बन, N नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो N नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लो। इतना तो हल्का फुल्का मोल कॉन्सेप्ट तो समझ ही पाते होगे, क्लियर। बाकी जो बच्चा 2N+2 एंड NH2, देखो ना, 2N+2 H2 है और NH2 है, इन सबको जोड़ोगे जब आप, तो आपके पास ये 2N+2 H2 NH2, इन सबको ऐड करके आप क्या बना सकते हो? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन। तो आपके पास है 2N+1 हाइड्रोजन। ये H था ना बच्चे, H था ये,
2n+2 H एटम था ना, 2n+2 H एटम था ना बच्चे, हाइड्रोजन मोलिक्यूल थोड़ी था, जबकि इधर हाइड्रोजन मोलिक्यूल था। वापस लिखूं क्या? 2n, समझ गए पक्का? हाइड्रोजन कितने हैं बताना जरा, तुम ही बता दो, चलो तुम तो समझदार हो सारे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2n+2 H है ना, H। और इधर तुम्हारे पास H2 कितने हैं? N। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n होंगे कि नहीं होंगे? ये हाइड्रोजन कितने? N है ना, NH2, NH2। हाउ मेनी H एटम्स? 2n। पर इन सबको जोड़ लो आपस में, तो क्या हो गया? 4n+2 H, और बाई 2 करते ही क्या आ जाएगा? 2n+1 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स। सबको अलग अलग बिखेर के कर लो ना। तीसरी बार समझाऊं या क्लियर होगी बात? तो सभी में कार्बन मोनो कार्बन मोनो कार्बन मोनो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम है सिन गैस, या इसी को बोलते हो वाटर गैस। और सिन गैस का मतलब, सिन गैस का नाम सिन गैस क्यों है? बिकॉज इट इज यूज टू सिंथेसाइज द मिथेनॉल, इथेनॉल, क्लियर है, फॉर्मिक एसिड, इट एटसेट्रा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सिन गैस। लिख ला रही लाइन, व्हाई सिन गैस इज नोन एज सिन गैस। सिन गैस को सिन गैस क्यों बोल रहे हो? लिख लो, सिन गैस इज यूज टू सिंथेसाइज द नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सिन गैस इज यूज टू सिंथेसाइज द, ये वाली सिन गैस वाली लाइन। मिथेनॉल लिखो, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे सिंथेसाइज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सिन गैस। व्हाई सिन गैस इज नोन एज सिन गैस? इसका आंसर होता है बिकॉज इट इज यूज टू सिंथेसाइज द मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनोइक एसिड एटसेट्रा। ठीक है जी। और इस पूरे प्रोसेस का नाम, आपको याद है पीछे आपने पूछा भी था मेरे से, आज एक क्वेश्चन आया था, इसको बोलते हैं कोल। जो रिएक्टेंट साइड में था, उधर क्या बन गई? गैस। कोल कार्बन को बोला है, गैस हाइड्रोजन को बोला हुआ है। कोल गैसिफिकेशन, इट इज नोन एज द कोल गैसिफिकेशन। क्योंकि पूछ ले व्हाट इज द कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, तो खट से आंसर देकर आ जाओ। कोल को गैस में बदलना। कोल कौन है? ऊपर ऊपर वाली रिएक्शन चेक करो ना, रेड हॉट कोक, उसको गैस मतलब हाइड्रोजन में बदल दिया है। दैट्स व्हाई नोन एज अ कोल गैसिफिकेशन। अच्छा जी, अब सुनो, मेथड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मेथड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अमाउंट अगर बढ़ानी है, हाइड्रोजन की अमाउंट अगर बढ़ानी है, हाइड्रोजन की अमाउंट अगर बढ़ानी है, तो क्या तरीका है? मेथड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहली बात कार्बन मोनो, दूसरी बात हाइड्रोजन। ये भाई साहब भी कौन है? न्यूट्रल। ये भाई साहब भी कौन है? न्यूट्रल। दोनों अगर न्यूट्रल न्यूट्रल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे लोन पेयर पड़े, इतने आप जानते हो। गुरकीरत अपना माइक बंद करना, डिस्टरबेंस आ रही है शायद। हाँ जी। कार्बन मोनोऑक्साइड में लोन पेयर है, हाइड्रोजन में है नहीं। अगर पिछले 5 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, अगर वहां से थोड़ी सी स्किल्स डेवलप हुई है हमारे अंदर, तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन दे दूं, मैं इसको एयर दे दूं और प्रेशर बढ़ा दूं, हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्ट नहीं करेगा। पहले रिएक्ट कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर ना? तो हमने क्या किया, यहां एयर लिखा, साथ में टेम्परेचर लिख दिया, साथ में प्रेशर लिख दिया। उससे पता है क्या हुआ? कार्बन मोनो चेंज टू द कार्बन डाई, और हाइड्रोजन अभी तक वैसे के वैसे है। और कार्बन डाई आप अच्छी तरह से जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अब ये पानी में घुलकर ना तुम्हारा पेप्सी कोक फेंटा ये बना देगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। वापिस सुन लो, बोश प्रोसेस इज द बोस, मतलब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। चलो जी, होगी बात। कार्बन पे, मिथेन पे, या किसी भी हाइड्रोकार्बन पे हाई टेम्परेचर पर स्टीम का रिएक्शन करवा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सिन गैस बनेगी। सिन गैस के अंदर कार्बन मोनो और हाइड्रोजन दोनों न्यूट्रल है,
अब इन दोनों न्यूट्रल में से हम हाइड्रोजन को अलग कैसे करें, उसके का बड़ा आसान है, टेम्परेचर प्रेशर प्लस एयर, किससे खट से तुम्हारा CO CO2 में बदल जाएगा, जो बायस्ड नेचर का है, मतलब इधर एसिडिक और बेसिक, बायस्ड नेचर का है तो ये एसिडिक है। अब इसको पानी में घोलना आसान हो जाएगा, इसको पानी में घोलना आसान हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब हम कर क्या रहे हैं जी, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लियर, कैटलिस्ट ले सकते हो। एक ऑल्टरनेट मेथड और बता रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये सिनगैस है, यहां आपने ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। सेकंड मेथड में क्या कर रहे हैं, यहां एक कैटलिस्ट ले रहा हूं Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग, Cr2O3 ऑक्सीडाइजिंग, चैप्टर का नाम है रेडॉक्स, जिसके पास ऑक्सीजन का पुट ज्यादा हो ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्लियर। तो Fe2O3 Cr2O3 और यहां टेम्परेचर ले लिया, तो आपके पास जो कार्बन मोनो था ना वो कार्बन डाई में बदल गया, ये मेथड नंबर 2। तो जैसे ही CO2 बना, उसका पानी में घुलना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा, उसका वाटर में डिसोल्यूशन कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। तो पता है क्या हुआ, वाटर गैस से, वाटर गैस था ना, वाटर गैस से सीओ को CO2 बना दिया, तो नाम आ गया वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये लाइन बड़ी अच्छी 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 काम आती है, वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट हो गई, अब CO H2 नहीं रहा, CO2H2 हो गया, CO H2 अब CO H2 नहीं रहा, CO2H2 हो गया, वाटर गैस ना शिफ्टेड, चेंज हो गई है अब, वाटर गैस शिफ्ट। पहले था कोल का गैस बनना, कोल गैसिफिकेशन, चलो जी, द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू वाटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 20। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, सारा बात वापस बता देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां वाटर, यहां प्रेशर 25 से लेकर 30 ATM है, ठीक है जी। CO2 क्या करेगी, डिजोल्व हो जाएगी इन वाटर, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही प्योर हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही सुधर जाएगी। लो जी पीछे चलो, एक बार ढंग से पढ़ लो, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है जल्दी से पूछ लो। चलो, तो कुल मिलाकर पहला था कोल गैसिफिकेशन, दूसरा था वाटर गैस शिफ्टिंग। CO2 के रिमूवल के और भी तरीके हैं, मेथड्स टू रिमूव CO2, बस इसका नेचर एसिडिक है ना, इसलिए इसके रिमूवल के ढेरों तरीके बन सकते हैं। पहला तरीका, CO2 कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग द मिक्सचर विद Na3, रिएक्शन विद Na3ASO3 जो बेसिक नेचर का है, तो बेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 एसिडिक है ना, इसलिए बेस की प्रेजेंस में इसको रिमूव करना आसान है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कांट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, ये याद करो, लाइन आई थी ना हमारे, इसका आंसर पहला बनाया था हमने, क्योंकि 3 मैच नहीं कर रहे थे इसलिए। Concentrated H2SO4 can't be used for drying CO hydrogen, as the absorption of H2O by H2SO4 produces so much heat. हाइड्रोजन कैच फायर, इसलिए पहला आंसर आ गया था इसका। सुन पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास मोइस्ट हाइड्रोजन है, उसमें आपने H2SO4 यूज कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो वहां आपके पास रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से हाइड्रोजन, आपको ये प्रॉब्लम तो बहुत पहले से समझ में आ रखी है कि हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। बाकी CO2 के रिमूवल का एक तरीका तो आपको पता चल गया, दूसरा मोइस्ट हाइड्रोजन से पानी निकालने का तरीका भी थोड़ा सक्सेसफुल आइडिया नहीं रहा। डाइहाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पुराना आगे एस ब्लॉक में पढ़ोगे, थोड़ा सा समझ लेना इसको बस। ये मेरे पास NaCl एक्वस है, जब मैं इसका
कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा, EL4 इलेक्ट्रोलाइसिस, तो NaOH बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और क्लोरीन बनेगा। तो क्लोरीन के आगे बाई प्रोडक्ट लिख लेना। इस मेथड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड की, 10 से 15 सेकंड की समरी बना रहा हूं, फिर दो बच्चों से बात करूंगा। सुनो भाई, क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं। क्या करोगे इसमें? बस कुछ नहीं, कार्बन को या कार्बन के हाइड्रोकार्बन को, मतलब मिथेन को, या फिर हाइड्रोकार्बन मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा को स्टीम से 1000 डिग्री पे रिएक्शन करा देंगे। इससे क्या होगा? कार्बन मोनो हाइड्रोजन, कार्बन मोनो हाइड्रोजन दोनों न्यूट्रल है, तो इसका रिमूवल बड़ा औखा औखा लग रहा है। आपने का टेंशन मत लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाई बना लो। कार्बन डाई को NaOH, Na3ESO3, क्लियर। पानी में डिजोल्व करना हाई प्रेशर पे आसान है, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी तो कहीं ना कहीं कार्बोनेटेड वाटर अंडर हाई प्रेशर ही है। तो CO2 को पानी में डिजोल्व करना हाई प्रेशर पे आसान है, कार्बन मोनो आसान नहीं है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई। हाइड्रोजन का मॉइस्चर रिमूवल H2SO4 कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, और वो रिएक्शन में क्या करेगी? हीट से हाइड्रोजन इजिली कैच फायर। और क्या, अगर मैं NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, तो NaClOH और H, एक्वस का मतलब होता है H प्लस OH पानी, वहां से H हाइड्रोजन बनाएगा, OH और NaCl से क्लोरीन निकलेगी, और हाइड्रोजन मैंने आपको बता ही दिया कौन बना रहा है। इसके लिए वेट करो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसमें हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट बनने वाली। हाँ जी। बच्चा करेगा कोई ना कोई, 10 से 15 सेकंड के लिए मैंने बोला था। अभिनव जल्दी से शुरू हो जा, बिना माइक ऑन किए शुरू हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन। या फिर NaOH भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी बेस यूज कर लो, चल जाएगा भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, क्या बुराई है, वो भी यूज CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तनवीर बोल पे क्या करे? क्या क्या? Na3ASO3 और NaOH पे कोई फर्क ही नहीं है, बस वो सोल्ट और ये बेस है, बस सीधा सीधा। नहीं, Na3ASO3 भी हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रिकॉशनरी हमें चलना पड़ेगा। और मैक्सिमम रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होती है, एंडोथर्मिक बहुत कम मिलती है हम लोगों को, बहुत कम मिलती है। दुनिया की मैक्सिमम, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक था वहां पे, अगर किसी भी रिएक्शन का एक्सोथर्मिक नेचर होगा तभी वो फॉरवर्ड प्रोसीड करती है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है रिएक्शन को आगे लेके जाना। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो फॉरवर्ड जानी बड़ी दिक्कत में। दुनिया की जितनी भी एक्सो है ना, वो तो आसानी से आगे जाएंगी, एंडो को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, कॉपर को क्यों यूज करना चाहते हो उसमें? कॉपर क्या करेगा वहां? कॉपर करेगा क्या? उसका रोल ही नहीं वहां। अगर तुम जिंक H2SO4 लेके चल रहे हो, कॉपर का तो कोई यूज ही नहीं वहां पे। तो कॉपर कैटलिस्ट लेने का मीनिंग तो तब हो ना कि कॉपर उसको कैटलाइज करके रिएक्शन को एनहांस कर दे। कॉपर का कोई यूज ही नहीं वहां। जिंक इटसेल्फ इतना रिएक्टिव है, सोडियम इटसेल्फ इतना रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इटसेल्फ इतना रिएक्टिव है, तुम्हें कैटलिस्ट की नीड ही नहीं है। हाँ भाई, एक बच्चा और जल्दी से इसकी समरी बना दो, 10 से 15 सेकंड में। सिर्फ इसी प्रोसेस की, बोश प्रोसेस की, कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट, जिससे हम चैप्टर को आगे लेके जा पाए। चलो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छी बात है। इशमीत बोलो।
कश्मीर स्टार्ट हो जाओ। बढ़ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये थोड़ी सी प्रिकॉशन है साइड में कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मॉइस्चर हटाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, और हाइड्रोजन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी मिल सकती है एक्वस NaCl। क्यों भी, जिसका समरी बनाना था बच्चे को पता चल गया। लो जी, प्रॉपर, ओके, ओके बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा हूं भाई, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इन्हीं दिनों में एक एग्जाम में आया हुआ था, पहला वाला लाइन ध्यान से सुनना। पहली बात, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, हाइड्रोजन को 2H में बदलने के लिए एनर्जी बड़ी ज्यादा है, 436 किलो जूल पर मोल। सिंगल बॉन्ड के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी यार, कारण है हाइड्रोजन छोटे साइज का, बॉन्ड लेंथ बड़ी कम है, तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में बड़ी खतरनाक एनर्जी चाहिए। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, 430, मच हायर वैल्यू। तभी पता होता क्या है, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी एक जेई एडवांस के, जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर जो बने थे ना, 7 पेपर में, अगस्त और सितंबर वाले, उनमें कहीं ये क्वेश्चन आ रखा है कि अगर मैं टेम्परेचर 2000 केल्विन लेकर चलूं और 5000 केल्विन लेके चलूं, तो हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है, वर्डिंग सुनना बच्चे, उसने क्या कहा, डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इनटू एटम्स इज ओनली 0.081%, जबकि 5000 पे 95.5%। अगर मैं 2000 केल्विन लेके चलूं तो सिर्फ ये मुश्किल से 0.1% भी डिसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन जब 5000 केल्विन लेके चला तो ये 95% टूट गया। ये अपनी रिएक्टिविटी, ये अपना डिसोसिएशन, ये अपना बॉन्ड ब्रेक, ये अपना बॉन्ड क्लीवेज, जो वर्ड तुम्हें ठीक लग रहा हो ना वो अपने पास रख लेना। अगर 2000 केल्विन है तो भाई साहब 0.1% टूटे अप्रोक्स, लेकिन अगर 5000 केल्विन है, ये भाई साहब 95.5% टूट गए, ब्रेक हो गए, रिएक्ट हो गए। कारण क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। और ये मैं आपको लिख के बता देता हूं कि ये जेई के पेपर में अभी आ रखा था। तो हर लाइन पे हमें फोकस करना चाहिए, कुछ भी लाइन बन सकती है ट्रू फॉल्स। लेकिन इसमें कोई अगर 4 ऑप्शन है ना, तो बच्चे ने आंसर जल्दी से टिक मार दिया, क्योंकि वो कह रहा है 2000 केल्विन पे कम रिएक्टिव है, 5000 पे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन हो जाना था, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, बीडी इसकी ज्यादा है, दैट्स वाई 2000 पे कम रिएक्टिव है, 5000 पे ज्यादा रिएक्टिव है। लो जी, एक क्वेश्चन जो आपने कर ही लिया था, ऑल ऑफ दीज आंसर था क्लियर। हाइड्रोजन कैन रिएक्ट बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से H माइनस बनेगा, लॉस से H प्लस बनेगा, बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका H सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो केमिकल बॉन्डिंग से। तो इनऑर्गेनिक काफी हद तक ना केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ती ज्यादा है। तो जब भी कोई आपसे बोले इनऑर्गेनिक पढ़नी है, बाद में कभी रिवीजन चले, तो पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना ढंग से, काफी कुछ मिलेगा आगे ना। तो हाइड्रोजन कैन रिएक्ट थ्रू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। लिख लिया भाई। डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करती है, सबको पता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहां कोई कैटलिस्ट लो, और रिएक्शन को इतनी आसान है नहीं, क्लियर ना। एज वेल एज
हीटिंग ले लो, तो इससे वाटर बनेगा, और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक है। जैसे मैंने अभी तनवीर को बताया था कि मैक्सिमम रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना मस्ट है, मैक्सिमम रिएक्शंस का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है, नहीं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट वो स्टेबल ही नहीं होएगा। याद करो ना, मैं आपको बोला करता था, इफ यू वांट टू मेक द कंपाउंड रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक, ताकि कंपाउंड में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। इसके अलावा आपको हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन याद होगी पिछले साल से, और बहुत जल्दी आप शुरू भी कर लोगे। यहां सी डबल बॉन्ड सी है या सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पीडीपीटी, इसमें हाइड्रोजन ऐड करके आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, वैसे ये एल्कीन था, और इधर आपके पास क्या बन गया, एल्केन। लेकिन ये सेम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी करते हो आप लोग। आजकल तो लोग बहुत अवेयर हो गए, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल आपके पास फैट्स बन रहे हैं, एडिबल फैट्स, जिसमें तो डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, सैचुरेटेड बनाने में काम कर लेते थे उसको। आजकल लोग फैट नहीं खाते, ऑयल का यूज करते हैं जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। दिस इज डन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल ऑन एक्सपोजर टू एयर, क्लियर, और दैट इज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, उसको सड़ने से बचाने के लिए ना, इट इज डन बाय निकल पीडीपीटी। तो एडिबल फैट्स लाइक मार्जरीन एंड वनस्पति घी जिसको बोलते हो, लेकिन लोग इसमें भी रिस्क है, इससे अच्छा ऑयल खा लो, ऑयल खाने से अच्छा, वनस्पति घी खाने से अच्छा, मार्जरीन खाने से अच्छा। लेकिन हमें मतलब था हाइड्रोजनेशन क्या है, अब बोलोगे सैचुरेशन ऑफ द फैट्स ऑयल। ऑयल का मतलब है डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नुकसानदायक कम है, और सैचुरेटेड फैट नुकसानदायक ज्यादा है। ऑयल डिपॉजिट नहीं होएगा ना, फैट डिपॉजिट हो जाएगा। लो जी, रिएक्शन करवानी हो तो चेक करो भाई, 5वें नंबर पे रिएक्शंस। तो इस जगह पे मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूं, आगे चेक करते रहना भाई। हाइड्रोजन वैसे ना, इसको मैंने आज बताया था, आप ना पीरियोडिक टेबल के पहले नंबर से शुरू कर लेना। पहले नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन आता है, हीलियम। हीलियम से नो रिएक्शन, लिथियम से LiH बना देना, काम खत्म। चौथे नंबर पे कौन आता है, बेरिलियम, फिर क्या बना देना, BeH2। 5वें नंबर पे क्या आता है भाई, बोरोन, क्या बना देना, BH3 या B2H6। छठे नंबर पे क्या आता है, कार्बन, इससे ढेरों हाइड्रोकार्बन्स बना देना। 7वें नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन, समझदार हो तुम लोग, N2 3H2, क्या बनता है, अमोनिया। और हो सकता है 10वीं क्लास में इसका नाम सुना हो, हेबर प्रोसेस। ठीक है भाई, आगे ऑक्सीजन आ रहा है 8वें नंबर पे, तो यहां लिख लेना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कोई एक दो लिख लो, NO N2O, क्वांटिटी डिफरेंट कर करके बना सकते हो। इसके बाद कौन आ रहा है भाई, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या बन जाएगा, HF HCl HBr तो रट्टा मारने की नीड नहीं है आपको, हाइड्रोजन की रिएक्शंस करवानी है। पहले नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन, तो बोलो नो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या रिएक्शन करेगा भाई, हाइड्रोजन हीलियम, आपको हीलियम तो बदमाश है, हीलियम तो नोबेल गैस है, हीलियम तो नॉन रिएक्टिव है, छोड़ो चलो। लिथियम से LiH, बेरिलियम से BeH2, बोरोन से B2H6 या BH3, कार्बन से हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन से अमोनिया। 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पे कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया, हाँ ये हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई ना यहाँ पर। ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन वाटर अभी बनाया था वो तो ना, और अमोनिया ऊपर बना दिया है, ठीक है जी। और फ्लोरीन के साथ HF HCl HBr HI ये सब बनेगा। उसके बाद नियोन आ गया, नो रिएक्शन। सोडियम के साथ NaH आप बना ही सकते हो। इसके बाद कौन आ रहा है, मैग्नीशियम,
MgH2 बना सकते हो, बस वैलेंसी ध्यान रहनी चाहिए। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से नो रिएक्शन, हाइड्रोजन का हीलियम से नो रिएक्शन, हाइड्रोजन का लिथियम से LiH, बेरिलियम से BeH2, बोरोन से B2S6, कार्बन से लिस्ट है हाइड्रोकार्बन की हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है अमोनिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन वाटर, हेलोजन से कर रहा है HF, HCl, HBr, HI, और नियोन नो, सोडियम NaH, MgMgH2, एल्यूमिनियम AlH3, ऐसी लंबी लिस्ट बन जाएगी आपके पास। तो यहां चेक करो एक बार आकर मेरे साथ, टिक मारते चले जाएंगे। हाइड्रोजन का रिएक्शन लिथियम डन, कैल्शियम डन, क्लियर। इधर मेरे पास नाइट्रोजन डन, फ्लोरीन डन, क्लोरीन डन, ब्रोमीन डन, आयोडीन डन। ठीक है जी। अब आपके पास जो जो रिएक्शन इस टेबल में बची है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, और एक आपके पास ये दो रिएक्शन है। अब थोड़ा फोकस करना, लेन प्रोसेस का उल्टा, लेन प्रोसेस का उल्टा, जिसको आप लेन प्रोसेस का उल्टा, जिसमें आप क्या करते थे, Fe3O4 को रिड्यूस करते थे। सोच के देखो, ये Fe3O4 है मान लो, Fe3O4 पे किसका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का। रिस्टोरेशन ऑफ मेटल किया था ना, भूल गए शायद, तो उससे मेटल और वाटर वापस बाहर आ गए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। और ये पैलेडियम को रिड्यूस करने का काम भी कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। ये एक छोटी मोटी रिएक्शन, ऐसी लंबी लिस्ट और भी बन सकती है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है कि रिएक्शंस को हम एक जनरल फॉर्म में सीखें, कि अगर मैं किसी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रहा हूं, या कैल्शियम और लिख दो, मुझे ना एक नाम याद आ रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड को एक नाम दिया था हमने, मैं भूल गया शायद क्या था वो, नाइट्रोजन क्या था तो, ठीक है भाई। CH2 इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलिथ। अगर मैं Fe3O4 से रिएक्शन करवा रहा हूं, तो Fe3O4 हुआ, 4 हाइड्रोजन हुआ, मुझे लगता है तुम भूल चुके हो, 4 वाटर। हाइड्रोजन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको बताया बार बार। उसी रिड्यूसिंग एजेंट का एक और एग्जांपल सेट कर लो बस। अगर आप PD+2 पर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दो, तो PD इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। PDCl2 मान लो, PD मत लिखो, PDCl2 लिख दो, साथ में 2HCl लिख देना, छुट्टी। हाइड्रोजन इटसेल्फ, हाइड्रोजन खुद अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा ना, तो जिसको भी रिड्यूस करेगा वो तो PD+2 से जीरो में कन्वर्ट हो गया, और खुद ऑक्सीडाइज कर गया, तो जीरो से +2 में, +1 में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सामने वाले को +2 से जीरो में रेडॉक्स पढ़ने का कोई तो फायदा होना चाहिए हमें। ये होमवर्क है तुम्हारा, भी कर लेना इसको, एग्जाम्पल 3 को। ये सेम कॉपर+2 पे फिर हाइड्रोजन डाल दिया, जैसे PD पे डाला था ना अभी एग्जाम्पल 3 में। अभी सारी की सारी बातें मैं बात कर रहा हूँ, एक एक करके 5 बच्चों के नाम ले रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं दिव्यम से बात कर रहा हूँ। दिव्यम, अगर मैं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं तो आंसर, और इसके बाद अंशुल हाइड्रोजन का हीलियम से रिएक्शन कराऊं तो नो, यशिका हाइड्रोजन का मैं लिथियम से रिएक्शन कराऊं तो वेरी गुड, और तरनदीप अगर मैं हाइड्रोजन का बेरिलियम से रिएक्शन कराऊं तो BeH2, वेरी गुड। गुरकीरत अगर मैं बेरिलियम की जगह बोरोन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं तो, और अगर हरमीन अगर मैं नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाऊं तो अमोनिया, अमोनिया अमोनिया ही बोलना है उसको ना, ठीक है। और अवनी अगर मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाऊं तो वाटर। अगर मैं फ्लोरीन का रिएक्शन प्रांजल हाइड्रोजन से कराऊं तो फ्लोरीन का HF। गुरलीन अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं तो, और दमनजोत अगर मैं ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊं तो
और मन किरत अगर मैं आयोडीन से रिएक्शन कराऊं तो ऐसा मत करो यार, आपको सीक्वेंस बनी है तो बीच में मत ब्रेक करो ना। मन किरत नहीं बोला तो चलो सुखमन, अगर मैं आयोडीन से रिएक्शन कराऊं तो मुग्धा, अगर मैं इसी हाइड्रोजन का रिएक्शन Pd+2 से करवा दूं तो, या कॉपर+2 से करवा दूं तो हाँ पीडी बन जाएगा और उधर H2 की जगह H+ बन जाएगा ना, मतलब पीडी का या कॉपर+2 का रिडक्शन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। चलो, अब हाइड्रोजन के यूजेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। कोई नहीं कोई नहीं, अगली बार कोई बात नहीं, अगली बार करवा लूंगा आपसे मैं। ठीक है ना, टेक्निकल आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला यूज आपके पास है मेटलर्जी में एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। वो सबको पता है तो ज्यादा रटने की बात रही नहीं। एटॉमिक हाइड्रोजन को आप यूज कर सकते हो, एटॉमिक हाइड्रोजन को आप यूज कर सकते हो एज द ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। क्लियर। करना क्या है जी, वेल्डिंग में या फिर कटिंग प्रोसेस में एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज करोगे। ऑक्सी हाइड्रोजन, कारण क्या है, जब भी H2 को O2 से रिएक्शन कराते हो पानी बनता है, और अगर आप भूल गए हो तो इसमें एनर्जी बड़ी खतरनाक डेवलप होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमें मेटल को वेल्ड करने में या कट करने में काम आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ना हम एक ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बनाते हैं, जो मेटल को कट करने में या मेटल को वेल्ड करने में, दो मेटल को जोड़ना हो या दो मेटल को काटना हो, तो आप ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च को यूज कर सकते हो। ये देखो ना, यहाँ टंगस्टन की रोड है, ये टंगस्टन की रोड है, ये आपके पास इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके पास टॉर्च है, इससे ये दोनों मेटल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो इनकी वेल्डिंग करवानी है, इनको जोड़ना हो, टंगस्टन टंगस्टन इन दोनों मेटल को जोड़ना हो तो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, मेटल मेटल को जोड़ना हो तो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च को यूज किया जा सकता है। और सिंपल इसका फंडा समझो ना कि हाई हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इससे, बस। इसको तुम लोग ऐसे होमवर्क ले सकते हो तो पढ़ लेना भाई इसको। जनरली हम ऑफलाइन में बच्चों को बोलते हैं होमवर्क है, एक बार देख लेना इसको ध्यान से, कोई लगे कि अगर अभी पढ़ना हो तो अभी पढ़ लो। 18 मिनट है हमारे पास क्लास के, चलो अभी कर लो फिर फटाफट। रॉकेट फ्यूल, ये 12वीं क्लास में आ रहा है, चैप्टर का नाम होएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होएगा, तो मैं लिख देता हूं एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। वही सेम, दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर, एनर्जी प्रोड्यूस करनी। और तीसरा नंबर चौथा नंबर इसी में मिक्स कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसी में मिला दो, तो फोर्थ को अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। इसका मतलब भी यही है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल सेल, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। लो जी, इसको भी बच्चों ने बताई था मेरे को, हैबर प्रोसेस। इसके अलावा अमोनिया का विच इज यूज्ड, इस अमोनिया को फर्दर यूज कर लोगे आप HNO3 बनाने में, ये भी 12वीं क्लास में है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना, तो ये ऑयल था, ये फैट, इसमें भी हाइड्रोजन का यूज हो रहा है।
और एक आपने मेरे से पूछा था पीछे, अगर आपको याद हो तो, वाई द कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज अ सिन गैस, क्योंकि इससे आप डिफरेंट, हाँ जी, कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हो। बाकी 7वें नंबर पे एल का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ तो LiH मेटल हाइड्राइड, NH मेटल हाइड्राइड, आपने मुझे बताया था कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो पीछे जितनी भी बातें बोली थी ना, वो वापस रिवीजन कर रहा है आपको यूजेस में। अब मुझे लगता है किसी में अटकोगे नहीं, सारा डन हो गया है। लो जी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में आज आप छोटा मोटा डिस्कशन कर रही थी, अगली हेडिंग डाल लो, ये 2 4 5 मिनट में हो जाएगा। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 आइसोटोप है आपके पास, 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। एक का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटीरियम, तीसरे का नाम ट्राई से ट्राइटियम। प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2। जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, अब मैं फिजिक्स से एक लाइन बोल रहा हूं, जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बिगड़ेगा, जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, वो एलिमेंट उतना अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने से एक लाइन बोली थी मैंने आपको, पीएमटी नीट 2021 की, ये रेडियो आइसोटोपिक है ट्राइटियम भाई, ये अपने आप को स्टेबल करता है बीटा पार्टिकल्स का इमिशन करके। ये अपने आप को स्टेबल करता है बीटा पार्टिकल्स का इमिशन करके। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ट्राइटियम इज अनस्टेबल, व्हाई इट इज अनस्टेबल, क्योंकि न्यूट्रॉन बढ़ेंगे अगर, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ने से एलिमेंट अनस्टेबल होता है। ये सभी जगह एप्लीकेबल बात है। सो 1H3, ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, 1H3 इज रेडियो एक्टिव, 1H3 इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हो ना, रे इमिटिंग कैपेसिटी, रेस कौन सी निकल रही है, बीटा रेस। रेडियो एक्टिव समझते हो ना, जो रे इमिट कर रहे हो, ऐसे एलिमेंट जो रेज इमिट कर रहे हो। तो ट्राइटियम इज रे इमिटिंग एलिमेंट है। और ये कौन सी रेज इमिट करता है, बीटा बीटा बीटा, और खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। अभी जो टेबल दिख रही है ना बच्चे, इसमें सिर्फ एक दो चीजों में ट्राइटियम कम है, बाकी सब जगह पे ट्राइटियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन है। 2 मिनट पूरा टेबल पे फोकस करना मेरे साथ आकर। रिलेटिव अबंडेंस हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो होनी थी भाई, रेडियो एक्टिव थोड़ी होएगा एनवायरमेंट में ज्यादा। एटॉमिक मास ट्राइटियम का ज्यादा। अभी कुछ करना नहीं, सिर्फ 2 मिनट आपको बैठना है मेरे साथ, 120 सेकेंड सुनना है ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट ट्राइटियम का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ट्राइटियम का ज्यादा, डेंसिटी ट्राइटियम की ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ड्यूटीरियम, वो तो रेडियो आइसोटोप हो गया ना। वेपोराइजेशन ड्यूटीरियम की ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन ड्यूटीरियम की ज्यादा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो तो बॉन्ड डिस्टेंस है बराबर। तो अब आप इसकी ना समरी बना सकते हो। कैसे समरी बना सकते हो, प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दो, मान लो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास 90% क्वेश्चन का जवाब ये है, टी डी से, डी एच से ज्यादा है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। पहली बात, इसकी परसेंटेज अबंडेंस, इसकी परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस समझते हो ना, ये हमें मिलता कितना है, कहां पर,
इन नेचर, H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T, पहली बात। और दूसरी बात कौन सी है जी? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ना, तो एच एच इक्वल्स टू डी डी इक्वल्स टू टी टी। तो आपको याद क्या करना है? ये दो बातें, बाकी बोलना है ट्राइटियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। और मैं हमेशा केमिस्ट्री में एक रूल चलाता हूं, जहां जहां मेरे को दो प्रॉपर्टीज कंपैरिजन करनी हो ना, तो ज्यादा वाली मैं भूल जाता हूं। मान लो मेरे को 12 प्रॉपर्टी याद करनी है, मेरे को 10 का ट्रेंड एक है और 2 का ट्रेंड एक तरफ है, तो मैं 2 याद कर लेता हूँ, 10 छोड़ देता हूँ। अब 10 छोड़ते क्यों, इतना ज्यादा क्यों छोड़ते हो? उनका ट्रेंड एक तरफ है ना। आप मेरे से पूछोगे सर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना, बीपी कंपेयर करना, डेंसिटी कंपेयर करना, हीट ऑफ फ्यूजन कंपेयर करना, सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करना, आप बोलते जाओगे, मैं सोच के बैठा हूं कि आप सब बोल दो, फिर मैं आंसर बोलूंगा। मेरा आंसर फाइनली क्या आएगा? टी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एच, बात करता हूं। और मैं याद करके बैठा हूं। जो मेरे से आप पूछोगे अबंडेंस बताओ, तो भाई हाइड्रोजन की ज्यादा 99% के आसपास है। आइसोटोप जो रेडियो आइसोटोपिक है ना, उसकी अबंडेंस ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। वो तो अनस्टेबल है, वो तो बदलता जा रहा है धीरे धीरे, आपको बताया बीटा इमिशन कर करके। टेरिस्टेरियल हाइड्रोजन कंटेन्स ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एचडी। टेरिस्टेरियल समझते हो ना? टेरिस्टेरियल हाइड्रोजन का सोर्स अगर टेरिस्टेरियल हो, तो उसमें ड्यूटेरियम ज्यादा मिलता है आपको, H2 की जगह HD मिलता है। नॉर्मल लाइन थी एक ये। ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मैं नहीं लिख रहा इसको। Among isotopes, the value of properties such as MP, BP, density, enthalpy of vaporization, bond dissociation, enthalpy are higher for heavier isotope. Internuclear distance ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पीछे आपको। फिर कह रहा है आइसोटोपिक इफेक्ट, इसको थोड़ा सा सुन लो, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? कुछ नहीं, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का कंपेरिजन है। वैसे तुम ही बता दो यार, इन दोनों में से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम। और कोई सोच पा रहा है इसके अलावा? एच एच डी डी टी टी, किसकी बीडी ज्यादा थी? टीटी की थी ना, टी की। तो ये क्या लिख रहा है? थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बताया जा चुका है। ओनली डिफरेंस इज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, मेनली ड्यू टू द देयर डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पीज। रिएक्शन बिटवीन प्रोटियम एंड क्लोरीन इज 13.4 टाइम्स फास्टर देन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड क्लोरीन। सुनो, H2 क्लोरीन की रिएक्शन करा के 2HCl बना दिया। इसका रेट जो है, मान लो एक है, रेट रेट मान लो स्पीड एक एक की स्पीड से चल रहा है। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की रिएक्शन जब कराए, 2DCl जब बनेगा, तो उसकी स्पीड 1/13.4 होगी। मतलब इतनी कम स्पीड हो जाएगी इसकी। कहां पर? हाँ, D2Cl लिखना था ना, ठीक है ठीक है, D2Cl2। तो अगर ऊपर वाले को 13.4 लिखोगे, नीचे वाले को 1 लिख देना। अप्रोक्सीमेट 14 गुना कम तेजी से ड्यूटेरियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। इसको हम केमिस्ट्री में आइसोटोपिक इफेक्ट मानते हैं और कहते हैं, और ये इसका रीजन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना हो, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम हो, तो आपने सिर्फ आइसोटोप ही बदला, एटम तो नहीं बदला, एटम तो हाइड्रोजन ही है। तो जो ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड है ना, वो टूटने में आपको ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, तो उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो यही लिखा है, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन एक की स्पीड से चल रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1, तो ड्यूटेरियम और क्लोरीन के बीच की रिएक्शन 1/13.4, 14 गुना तेजी से, 14 गुना स्लो चलेगी, वो 14 टाइम स्लो चलेगी अप्रोक्सीमेट। तो हैवी आइसोटोप, एक नीचे लाइन लिख लो, हैवी आइसोटोप रिएक्ट्स स्लोली। एक जनरल कंक्लूजन लिख लो, ऑलवेज का कंक्लूजन लिख लो केमिस्ट्री के लिए। हैवी आइसोटोप रिएक्ट्स स्लोली।
दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक मास, वो पता ही हमें इसी को आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। आइसोटोप इफेक्ट मतलब हैवी आइसोटोप रिएक्ट स्लोली। ये लाइन आपके लिए पंच लाइन काम कर सकती है। कोई पूछे व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट, इमीडिएटली उसको बता दो हैवी आइसोटोप रिएक्ट स्लोली, इट इज आइसोटोपिक इफेक्ट, बस इतनी बात। आइसोटोप के मास के अलग होने से स्लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई, रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। ये होमवर्क है आपका। अब हम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम गेम खेल रहे हैं अबाउट हाइड्राइड्स। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले हाइड्राइड। हाइड्राइड आपके पास कई टाइप के हैं, लेकिन जिसने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत भी अपने दिमाग में रखा है उसके लिए अब ये आसान होने वाला है। हाइड्राइड में सबसे पहले आपके पास है आयोनिक या सेलाइन या सोल्ट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आपके पास है कोवलेंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आपके पास है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आयोनिक, अच्छा एक बात बताओ, जो आयनिक सॉलिड है NaCl KCl, उनके एमबीवीपी कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? ज्यादा, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक छोटा सा काम दे रहा हूं मैं आपको, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको, और आपने ना इसको रीड करना शुरू करना, लिखना कुछ नहीं है आपने, बस वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखते हैं आप समझ में आता है कि नहीं। आपको लगेगा आप केमिकल बॉन्डिंग के कोवलेंट और आयनिक का डिफरेंस पढ़ रहे हैं। हाँ भी, मैं इस ड्यूरिंग कुछ नहीं बोल रहा था, हो सकता है आपने इसको रीड किया हो तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बातें गई हो, आई डोंट नो, आपको ज्यादा पता होगा। बोलो जी। वो फजान रूल से होगी, बेरिलियम छोटे साइज का, तो वो हाइड्राइड जब बनाएगा तो कोवलेंट होएगा, है ना। तो पूरा बताते हैं, मैं लिखूंगा बोर्ड पे, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे बता रहा हूँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, है ना। मेरा कहना ये है, स्टार्ट के 3 पैराग्राफ के अंदर, 4 पैराग्राफ के अंदर जो भी बातें हमें सुनने को मिलती है उसके अंदर हम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। टेंशन मत लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसका नोट्स बनाए बिना तो रह नहीं सकता। आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है जी। इसका पहला लाइन, इसको बना कौन रहा है भाई? क्लियर, मेटल्स इन्वोल्ड। इसमें कौन मेटल इन्वोल्ड है? तो आपका आंसर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। एक्सेप्शन कौन है जी, और क्यों है, इसका जवाब भी दूंगा।
एक्सेप्शन है इसके अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम। इश्मीत ने पूछा क्यों, तो इसका आंसर है बेरिलियम H2 MgH2 अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स। एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग, वहां एक टॉपिक था आयोनिक को कोवलेंट प्रूव करना, तो फजान रूल पढ़ते थे। जिसका भी किटाइन स्मॉल है, जिसका भी किटाइन स्मॉल है, भूल गए हो तो अलग बात, जिसका भी किटाइन स्मॉल है उसकी डिस्टोर्शन पावर जबरदस्त है, और जिसकी भी डिस्टोर्शन पावर जबरदस्त है वो उसको क्या बना देगा, कोवलेंट। इसलिए इसको हमने आयनिक में कंसिडर नहीं किया। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो। इसके बी पॉइंट पे चलते हैं जी। ये वाला पैराग्राफ तो पूरा हो गया हमारा। आयनिक हाइड्राइड्स का एमपीबीपी हाई, एमपीबीपी हाई, इसका भी रीजन है हमारे पास, अगर आप में से किसी के पास हो तो बता दो। परफेक्ट लाइन है, आप ही लोगों ने बताया। ये नेचर वाइज क्रिस्टलाइन है, जल्दी से वेपर नहीं बनते भाई। एमपीवीपी इतने जबरदस्त है, वोलेटाइल कहां से हो जाएंगे। इन सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर इसको मोल्टन फेज में ले आओ, याद करो बताया था, अगर इसको पिघला लो या पानी में घोल दो तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है भाई, ये क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्टेट, एमपी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं तो हाइड्रोजन रिलीज होगी कहां पर। अभी थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन भी कर रहे थे मेरे साथ डाउट सेशन में, क्योंकि आपका रेडोक्स चैप्टर भी इसको परमिशन दे रहा है। बस ये सुनने वाले बच्चे चाहिए मेरे को, अगर जो नहीं सुनते ना उनको ना समझ में आएगा। मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन नेगेटिव ही होगा बाय डिफॉल्ट, एंड आई मूव टुवर्ड्स एन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। तो भाई यही खत्म करनी पड़ेगी बात मुझे आज। ठीक है, बाकी कल करते हैं क्योंकि 2 मिनट ऊपर चले गए ना। चलो जी, ओके जी, ओके ओके जी।